इतिहास लेखन में एक बात आती है कि इतिहास लिखने की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। क्या इतिहास लिखने वाले सभी एक तरह के लोग होते हैं? क्या उनकी विचारधाराओं में कोई अंतर होता है? और इतिहास लेखन हेरोडोटस से लेकर आज तक अभी तक लिखा जा रहा है। बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा की बात करें और वहाँ से शुरू करें तो वेदों से लेकर ही इतिहास लेखन की परंपरा जारी है। तो इस संदर्भ में इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन में इस सब पर विशद विचार किया गया है। और इतिहास लेखन की विभिन्न विचारधाराएं, जिनको स्कूल भी बोला जाता है, उपागम कहा जाता है, तो वो सामने आती हैं, जिनमें कैम्ब्रिज स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल, सबअल्टरन स्कूल, ओरिएंटल स्कूल, प्लेबियन स्कूल, कई तरह की विचारधाराएं हैं। लेकिन प्रमुख रूप से पिछले कुछ दशकों में जो 3-4 धाराएं सामने आई हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। और इन स्कूलों का विस्तार से जो है व्याख्यान एक एक करके अलग अलग वीडियो में हम आगे जानेंगे। भारत के इतिहास लेखन में भारत के इतिहास को विकसित करने के लिए विद्वानों द्वारा अध्ययन, स्रोतों, महत्वपूर्ण विधियों और व्याख्याओं का उल्लेख किया जाता है। इससे समझने की कोशिश की जाती है कि फला इतिहासकार भारत का या विश्व का अध्ययन करते समय कौन सी बातों को अहमियत देता है, कौन सी विचारधारा को अहमियत देता है। भारत के इतिहास को एक अबूझ और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक देश के तौर पर देखा जाता रहा है। इसी आधार पर एक प्राच्यवादी दृष्टिकोण भी जो हमारे सामने आया, पर प्राच्यवादी दृष्टिकोण अब उतना प्रासंगिक रहा नहीं। इसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल मुख्य रूप से आया जब भारत में अंग्रेज आ गए। और अंग्रेज़ों से पहले इतिहास लेखन का काम तो चलता रहा, लेकिन एक तरह से मुगलिया या सल्तनत काल में दरबारी लेखन ही ज़्यादा रहा। तो एक जो विशुद्ध इतिहास लेखन की परंपरा है उसका बहुत कम जगह दिखाई देता है, जैसे बरनी है या मुग़ल काल में आपके मुग़ल काल में ये बदायूनी है। तो इस तरह के कुछ एक लोग आते हैं जो शासक की या शासकीय परंपराओं का जो है समालोचना करते हुए इतिहास लेखन का काम करते हैं। वरना ज़्यादातर ये दिखाई देता है कि दरबारी इतिहास लेखन जिसको कहा गया है वही सामने दिखाता है। तो कैम्ब्रिज स्कूल के जो प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं, प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, उनमें अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन, रिचर्ड गॉर्डन, डेविड ब्रॉशब्रुक आदि का नाम आता है। यह जो विचारधारा है ख़ास तौर पर अंग्रेजी जो शासकों का नज़रिया था भारत के इतिहास के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, उसका ही पालन पोषण करता है। उसी आधार पर बताता है कि भारतीयों को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं इतिहास लेखन की, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं था और काफ़ी पिछड़े हुए लेख थे, जैसे वाइट मैन बर्डन थ्योरी आपने सुना होगा। तो उस आधार पर भी इन्होंने कहा कि इतिहास लेखन जो है अंग्रेज़ों के काल में शुरू हुआ, या अंग्रेज़ों ने ही बताया कि भारत का इतिहास क्या है। अगर जो है इस इतिहास लेखन के बारे में ये कह सकते हैं कि भाई ये एक तरह से पश्चिमी विचारों पर ही आधारित रहा। उन्होंने भारतीय जो संस्कृति को वो ठीक से समझ नहीं पाए, है कि नहीं। तो इस स्थिति में उनको ज़्यादा जो है अंदर तह तक जाकर भारतीय इतिहास को समझ नहीं पाए, इसलिए इसकी आलोचना की जाती रही है। अगला जो स्कूल या विचारधारा कह जाए, राष्ट्रवादी स्कूल। राष्ट्रवादी स्कूल के अंतर्गत जो है प्रमुख विचारक R.C. मजूमदार हैं, R.P. त्रिपाठी हैं, डॉक्टर ताराचंद है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये विचारधारा उभर कर सामने आई और हमारे यहाँ के जो लोग थे, हमारे यहाँ के जो इतिहासकार थे या इतिहास लेखन में रुचि रखते थे या इतिहास को समझने का प्रयास करते थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है अपना ध्यान केंद्रित किया। और जैसे कि सावरकर ने भी कहा कि जो है 1857 का जो
संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, है कि नहीं? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो नाम दिया सावरकर ने दिया, तो इस तरह से जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं उनको परिभाषित करना, उनकी व्याख्या करना, जो मुख्य रूप से भारतीय इतिहासकारों ने की, वह राष्ट्रवादी स्कूल के अंतर्गत आते हैं। एक तीसरा स्कूल आता है मार्क्सवादी स्कूल, मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने वर्ग संघर्ष के रूप में इतिहास को देखा। मार्क्सवादी जो स्कूल के प्रमुख विचारक हैं वो डी कौशाम्बी, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, सुमित सरकार आदि विद्वान हैं, जिन्होंने एक तरह से भारतीय इतिहास में आर्थिक तत्वों पर खास तौर पर ध्यान देते हुए, सामंतवादी जो है व्यवस्था उन पर ध्यान देते हुए किस तरह से उसमें अर्थव्यवस्था जो है जुड़ी हुई थी इन सब पहलुओं से, उन सब का जो है विशद वर्णन किया है। पर मार्क्सवादी भी हैं जो सीधे सीधे एक ही तरह की बात करते हैं। दूसरे जो विचार हैं इतिहास में, क्योंकि इतिहास में एक अर्थ तत्व इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं। राजनीति का तो अपना महत्व है ही है, संस्कृति का अपना महत्व है, समाज का अपना महत्व है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पिछड़ जाते हैं और उनकी आलोचना भी होती है। अगला जो स्कूल आता है सबल्टर्न स्कूल, ये इतिहास में जो है एक नई विचारधारा है और पिछले कुछ 2-3 दशकों में ज़्यादा जो है उभर कर सामने आई है। और सबल्टर्न स्कूल मतलब नीचे से एक तरह से जो है इतिहास को देखना, यानी अब तक हम राजाओं, महाराजाओं या बड़े महापुरुषों उन सब का इतिहास को ही पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, या उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया। लेकिन जैसे गांधी जी थे, अब वो महापुरुष हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले मुख्य रोल के रूप में नज़र आते हैं, लेकिन क्या उनके आंदोलन आम जनता के सहभागिता के बिना संभव थे? तो आम जनता का उस समय क्या सोचना था, क्या दृष्टिकोण था, या उनका भाग वो किस तरह से ले रहे थे? गांधी जी मंचों पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, लेकिन आम जनता उनके साथ नारे लगा रही थी, उन जो है आंदोलनों का उनमें भाग ले रही थी, उनकी व्यवस्थाएं कर रही थी। तो कुल मिला के आम जनमानस जो उस केंद्रीय व्यक्ति से या केंद्रीय नेतृत्व से या किसी महापुरुष से या किसी शासक से जो जुड़ा होता है, जो आवाम होती है, वह किस तरह से सोचती है या उसकी परेशानियां क्या हैं। जैसे ख़ास तौर पर पिछले कुछ दशकों में जो है किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, दलित आंदोलन है, इन सब का भी इतिहास जो है लिखा गया है और इतिहास को जो है समझने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जो इतिहास को लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो सबल्टर्न स्कूल या सबल्टर्न विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो इस सबल्टर्न स्कूल के जो प्रमुख विचारक हैं उनमें नाम आता है रणजीत गुहा का, ज्ञानेंद्र पांडे का, शाहिद अमीन का। तो ये मुख्य रूप से जो हैं सबल्टर्न वाले हैं। अभी हाल ही में एक नई विचारधारा तो नहीं कह सकते, है तो पुरानी, लेकिन फिलहाल कुछ दशकों में, मतलब कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में जो है ज़्यादा उभर रही है, वह भी जिसको हम कहें कि हमारी संस्कृति पर जोर दे रही है, हमारे सांस्कृतिक इतिहास लेखन पर जोर दे रही है, हमारा सांस्कृतिक इतिहास क्या रहा है उस पर जोर दे रही है। क्योंकि उनका मानना है कि बिना संस्कृति के या बिना संस्कृति के मजबूत हुए किसी भी समाज का आगे बढ़ना संभव नहीं है, है कि नहीं। और उनको मोटे तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनको हिंदू राष्ट्रवादी भी कह दिया जाता है। हालांकि इस तरह से कहना गलत है कि राष्ट्रवादी होता है, हिंदू राष्ट्रवादी नहीं। किसी भी तरह से राष्ट्रवादी के पीछे हिंदू राष्ट्रवादी या कोई अन्य राष्ट्रवादी नाम लगाना भी गलत है। लेकिन उन्होंने अपने तरह के सोच जो है, उनका जो पुरानी हमारी संस्कृति रही है वेदों से लेकर, तो उनमें ही वो कहीं ना कहीं अपना जो है ग्लोरिफिकेशन ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो मूल तत्व ढूंढते हैं कि हम उसी संस्कृति के द्वारा समाज को आगे ले जाया जा सकता है। हालांकि इस विचारधारा का भी जो है कहीं ना कहीं
पक्ष उतना नहीं लिया जाता, तो कहीं न कहीं उसका भी विरोध होता है। तो इस तरह से कई तरह की विचारधाराएँ जो है इतिहास लेखन में चलती रही हैं, और नई-नई धाराएँ जो हैं अभी निकल कर आ रही हैं, नए-नए तरह की सोच निकल कर आ रही हैं। जैसे मेरा खुद का अपना मानना है कि सारा जो इतिहास है उसके मूल में, उसके केंद्र में व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जब होता है वह कार्य करता है तो उसका अपना एक मनोविज्ञान होता है। तो उस मनोवैज्ञानिक जो है इतिहास लेखन, हालांकि ये भी कई जगह शब्द पढ़ने सुनने को मिला है कि मनोवैज्ञानिक इतिहास लेखन पे भी काम शुरू हुआ है, लेकिन इस पर और काम किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान किस तरह से किसी इतिहास को नई धारा या नई जो मोड़ प्रदान कर देता है और करता है हमेशा, तो इस पर भी काम किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रमुख रूप से कैम्ब्रिज स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल, ये विचारधाराएं हैं। इन सब का अलग अलग से जो है हम अलग अलग वीडियो बनाकर और इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही।